चाचर जावा यात्रा भली जोत जगे जगमग, घड़ा गुणी जन रम गया उनके पग की रग। भवाई करें मिल भक्ति से अम्बा है महाईश, और ज्यादा कम यदि बोल दे तो मत करना भाई वीस। फोक सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे रचे होंगे, गढ़े होंगे, तो कोई ऐसा एक किसी भी भाषा का जितनी जो भी आप जानते हैं जो आपने रचा हो। रंग दे दे जीवन की चुनरिया। समकालीन जो थिएटर की दुनिया है उस पर अगर बात किया जाए तो उसकी क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है आज वो कहाँ खड़ा है उसकी? खासतौर पर हिंदी रंगमंच में कि एक्टर्स टिक नहीं रहे, तो एक अलग तरह का डर पैदा हो गया है। मोदी जी के का युग आया तो मोदी जी के इर्द गिर्द हो गई, कोई उसके अलावा कोई बोल नहीं पाया, जहाँ देखो वहाँ मोदी जी की फोटोग्राफ। नागरिक बोध पे सवाल पैदा, एक ऐसा देश है जहाँ पे सब लोगों ने काले कपड़े पहने हैं कि आपकी जो पहली घटना जो थिएटर से जुड़ने की हुई, आपका जो जुड़ाव थिएटर से पहला हुआ, कोई ऐसी घटना जो आपको आज तक भी याद होगी? माँ कहती है तो इस कालिदास के साथ तो घूमती फिरती रहती है, ये तो शादी कब करेगा? कहती मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो उसकी कल्पना हूँ। कोई ऐसे आपके कलाकार जो आपको बहुत ही पसंद हो थिएटर के? देखो जिस एक्टर का नाम लूँगा वो तो सभी उसने सभी पे छाप छोड़ी है। वो है इरफान। आपके हीरो आपके पिताजी फादर हैं। पढ़ने के लिए जब उनको भेजा गया आगरा तो वहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा। अच्छा। और जोधपुर में आके उन्होंने ब्लास्ट किया और 5-6 साथी लोग थे उनके। अच्छा रमेश जी, तो बहुत सारे किरदार, बहुत सारे लोग आए होंगे आपके जीवन में, लेकिन कोई ऐसा किरदार होगा जो रच बस गया होगा, जो एकदम इसके ऊपर आप मोहित हो गए होंगे, जिसने आपको गढ़ा होगा, तो जिस पे आप ठहर गए होंगे, सोचा होगा कि यार ऐसा मैं होता, इसका कुछ अंश मेरे अंदर होता। तो ऐसा कोई किरदार है आपके जीवन में जिसने आपकी जिंदगी ही पूरी बदल दी? ऐसा किसी एक व्यक्ति विशेष को तो आप मतलब अभी नहीं सोच पाए, लेकिन हाँ जो जीवन को जीने का और देखने का और उसको एक्सपीरियंस करने का जो आनंद होता है उसका अनुभव तो मुझे पिताजी ने करवाया। वो बहुत खुले विचार थे, अपने समय के क्रांतिकारी थे। आपके हीरो आपके पिताजी फादर हैं? जी। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। उनकी कहानी वो फिर कभी हम आपसे उनसे बात करेंगे। वो फ्रीडम फाइटर थे और जब राजस्थान राजपूताना में जोधपुर स्टेट थी, वहाँ के निवासी थी और वो पढ़ने के लिए जब उनको भेजा गया आगरा तो वहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा। अच्छा। और जोधपुर में आके उन्होंने ब्लास्ट किया और 5-6 साथी लोग थे उनके। तो ब्लास्ट ऐसा किया कि इसमें लोगों को हानि पहुंची? नहीं, हानि नहीं। वो भगत सिंह जैसा कि वो भगत सिंह से प्रभावित थे और क्रांतिकारियों से प्रभावित थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वही किया उन्होंने, वो किया। और अब जो उन्होंने किया उसके बाद में वो उसमें लगे रहे कि आज़ादी के बाद चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब आज़ादी मिल गई, लेकिन अब क्या करना है। वो किससे प्रभावित थे? वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से भी और भगत सिंह दोनों से थे प्रभावित। हमारे घर में तो एक फ़ोटो लगी हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद की, जो उनकी वो डेथ हो चुकी है। वो एक पेड़ के पास में लेटे हुए हैं, उनकी डेड बॉडी की, हाँ वो डेड बॉडी की है वो मेरे जहन में अभी भी जिंदा है वो। तो यानी कांग्रेस से गरम दल के लोगों से ज्यादा प्रभावित थे वो गरम दल से ही प्रभावित थे जब वो मूवमेंट में थे। अच्छा। और बाद में वो कम्युनिस्ट एक तरह से मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित थे। और जेल में जब वो रहे तो जब उन्होंने पूरा मार्क्सिज्म स्टडी किया तो उनको लगा कि ये कई चीज़ों को जो है एक हिस्टोरिकल स्टडी तो है, लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं जो जिसको आगे एज इट इज़ नहीं लिया जा सकता। उसके आधार पे जो नई स्थितियाँ सिचुएशनली चेंज हो जाती, कंटेक्स्ट चेंज हो जाती। एग्जैक्टली उनको जैसे था कि मार्क्स ने कहा लास्ट कैपिटल में कि जो भी झगड़े की जड़ है वो पूंजी, अतिरिक्त पूंजी है जो आप पैदा करते हैं। और वो है भी, एक किसान ने 2 रुपये की बीज लिए, 2 रुपये की खाद लगाई, 2 रुपये का अगर पानी लगाया और फसल हुई, और 6 रुपये वो हुए, 2 रुपये अपनी लेबर लगाई, तो 8 रुपये में अगर उसने बेच दी तो प्रोग्रेस कैसे होगी। वो 8 रुपये की फसल जो है एक महाजन ने ली, अब वो 8 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपये में बेच रहा है। तो मार्क्स ने कहा था कि वो जो सरप्लस वैल्यू है वही झगड़े की जड़ है, वही शोषण की शुरुआत करती है।
और उस मार्क्स का प्रोडिक्शन था कि यूरोप में इंडस्ट्रियल क्रांति हुई थी और इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी और वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत बढ़ गया था। मजदूर जो थे वो बहुत बुरी स्थितियों में रखा जाता था। भारत में उनका ऐसा कुछ शोषण हुआ हो नहीं? रहा। भारत में नहीं हुआ, लेकिन क्रांति रूस में हो गई, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, सामंतवाद जहाँ था। पे तो राजशाही थी। एग्जैक्टली। तो ये सवाल पूछने जब उपजे तो उनको लगा कि ये साम्यवाद जो है वो एक विचारधारा के तौर पर ठीक है, समाजवाद एक विचारधारा के तौर पर ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाएगा? क्योंकि उसके बाद में रशिया में सत्ता आई, कम्युनिस्ट सत्ता आई, चाइना में भी आई। तो हुआ ये कि अब ये फैसला कौन करेगा कि अगर प्रॉफिट को हम ख़त्म कर देंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी? अगर 8 रुपए की चीज़ 8 रुपए में हम बेच रहे हैं जी, तो प्रोग्रेस कैसे होगी? हमें तो सरप्लस पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो वो सरप्लस पैसा कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा और कैसे खर्च करेगा? इसकी गारंटी कौन होगी? तो उन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट पार्टी करेगी और पार्टी का शासन हो गया। लेकिन ये हुआ कि पार्टी के केंद्रित हो गया सारा कुछ। वही पावर गेम, पावर जो थी सामंतों के हाथ में थी, वो पार्टी के हाथ में आ गई। पावर गेम फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, उससे आर्थिक रूप से भी असमानता बढ़ी और जो पाबंदियाँ थी और जो बहुत रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए कि आप अमेरिकन गाने नहीं सुन सकते, आप हॉलीवुड फिल्म नहीं देख सकते, आप अच्छी जीन्स नहीं पहन सकते, आपको तो वही पहनना है, यही करना है, यही। तो उससे बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो पिताजी का जो था उनका उसी वक्त उन्होंने प्रश्न जो था दिमाग में जब आए तो वो एम.एन. रॉय जी, बहुत जो बड़े फिलोसोफर कम्युनिस्ट हैं। पार्टी ऑफ इंडिया के जी। संस्थापक है। हाँ, संस्थापक है और वो बाद में उन्होंने छोड़ दिया था, वो पार्टी डिसॉल्व कर दी थी डिसॉल्व उन्होंने। कर दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टीलेस पॉलिटिक्स होनी चाहिए जिसमें सेंट्रलाइज हो ही ना। तो उन्होंने फोरकास्ट किया था कि बोले, अब मुझे तथ्य याद नहीं है कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्यून हुआ था, जिसमें लेनिन ने भी अपना पेपर पढ़ा था और एम.एन. रॉय ने भी पढ़ा था, कॉमिंटर्न। और दोनों को लॉजिक सही थे। तो लेनिन ने कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए हिस्ट्री पे, कि ये हिस्ट्री प्रूव करेगी कि किसका थीसिस जो है, जिसका पेपर जो है वो उसको हिस्ट्री को एक्सेप्ट करती है। तो यही हुआ कि जो पावर इंडिया में भी यही हो रहा है, पावर सेंट्रलाइज हो रही है। अब मोदी जी का युग आया तो मोदी जी के इर्द गिर्द हो गए, कोई उसके अलावा कोई बोल नहीं पाया। जहाँ देखो वहाँ मोदी जी की फोटोग्राफ्स है, जहाँ देखो वहाँ पे वही सेम इंदिरा गांधी के टाइम पर था। लेकिन उसका हाल ये है कि पार्टीलेस पॉलिटिक्स, जो गांधी जी ने भी कहा था, यानी पावर सेंट्रलाइजेशन हाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पावर को जनता के हाथ में होना चाहिए। सिर्फ नहीं 5 साल में आप वोट देने गए तो ही हुई। तो उसके लिए कई चीज़ें नेहरू जी ने ट्राई किया कि वो जनता तक पहुँचे और वो आयोग बनाए, संस्थाएं बनाई, और उससे हुआ भी। ऑटोनोमस की चीजें। हाँ, तो पिताजी का रेफरेंस ये था कि पिताजी ने हमें भी वो छूट दी एक्सपेरिमेंट करने की, घूमने की, रिस्क लेने की। और उसमें कहा, जब मैंने कहा कि एमए सोशियोलॉजी कर लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया था बेनेट एंड कोलन में एज ए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स। हाँ, और मैं पटियाला चला गया था, शौक में गया था क्योंकि थिएटर करते थे और वहाँ पे आया है तो मैंने भर दिया। एलएसडी का मैं नहीं भर पाया था, तो वहाँ गया और वहाँ सिलेक्शन हो गया और मैंने निर्णय लेके मैं छोड़ूंगा। तो पिताजी कहा ठीक है, तूने सही किया, तो यू टेक योर डिसीजन। जबकि हमारे घर में नौकरी की ज़रूरत थी, तो पिताजी सरकारी जॉब में थे, पैसा नहीं खाते थे, मुझे प्रेस में कपड़े पहन के भी नहीं जाते, साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। और पैसा नहीं खाने की वजह से उनको विक्टिमाइज भी किया गया। 1 साल उनको डिमोट, मतलब पोस्टिंग मिली। हाँ, डिप्टी डायरेक्टर से उनको डिमोट करके किसी और जगह वो उनको पहले ट्रांसफ़र करके फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में लिया गया। अच्छा। तो आपको पता फैमिली प्लानिंग में वॉल पेंटिंग्स, उस वक्त तो ये ऐड जो इस तरह से नहीं आता था, न्यूज़पेपर्स में ऐड देना और माचिस पे छपना फैमिली, वो उसके टेंडर्स निकलते थे उसके, और उनके हाथ में थे। लोग ब्रीफ केस ले लेके हमारे घर में आते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम स्कूल से आ रहे हैं, 7वीं या 6वीं में होंगे, तो एक आदमी धक्का देकर निकाल रहे हैं पिताजी। अच्छा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आदमी, और उसके हाथ में ब्रीफ केस है, दरवाज़ा बंद कर दिया। आप सिचुएशन समझ नहीं पाए क्या? मैं क्यों समझे, बच्चा तो घबराएगा, और हमको लगा कि एक आदमी कहीं अपमान करके निकाल रहे हैं, हमारे पिताजी कितने खराब है। लेकिन कहानी कुछ और। कहानी तो ये थी कि वो पैसा देने आया था, रिश्वत देने आया, ब्रीफ केस लेके आया था और उसको निकाल दिया गया था। तो ये प्रभाव हमारे पे पड़ा। उसके फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वो जो रोल मॉडल है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करो और अपने अनुभव से करो, उसकी छूट उन्होंने दी, खुल के जीने दिया, बंदिशें नहीं थी। बंदिशें नहीं। और उसके बाद जो पटियाला गए तो वहाँ पे राम गोपाल बजाज
और ये आपके टीचर्स ने नई टीचर्स ने दुनिया बहुत, उसमें बलराज पंडित और कृष्ण द्विवेदी और पद्मा कपिला, उन्होंने तो हमें ऐसा रखा जैसे हमारे बच्चे ही हैं। हम मतलब मैंने पहली बार देखा कि कोई लेक्चरर जो है वो आपसे साथ कॉफ़ी पिएगा, आपको पिलाएगा, और आप अगर आप उदास हैं तो आपसे बात करेगा। और आप वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे पढ़ के जहाँ गए एक थे, हाँ। गैप था स्टूडेंट्स बिल्कुल और गैप, टीचर्स टीचर में। से आप बात ही नहीं कर सकते थे। टीचर इवन यूनिवर्सिटी में एमए किया तो एक डिस्टेंस था, आप उनके मतलब नज़दीक नहीं जा सकते थे। वहाँ पे ऐसे थे कि वो जब उनको पता लगा कि राजस्थान से आया हूँ और शाकाहारी हूँ, तो पद्मा कपिल अपनी माँ से बोला, माँ ने कहा रोटी लेके जाओ उसके लिए, वो खाना लेके आ गई और घर पे बुला लिया कि नहीं घर को मिस करते हो। चिट्ठियाँ वहाँ 10-10 दिन बाद मिलती थी। वो ऐसा ऐसा टाइम था जब आप रिमोट में आ गए हो, आपको पता ही नहीं कि घर पे क्या हो रहा है, और आपका लेटर भी उनको वो पहुँचता था, तो वो टाइम था। तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें सहारा दिया, और इमोशनल सहारा तो है ही है, लेकिन ड्रामा को कैसे फ़ील करते हुए, समझते हुए बढ़ना, ये चीज़ हमें वहाँ पे आके समझ में, वो हमारी प्रैक्टिस में आ गई। तो वो बाद में फिर उस ट्रेनिंग के आधार पे आगे हम लोगों ने बहुत वो किया। रामगोपाल बजाज का तो ये था कि वो आषाढ़ का एक दिन पढ़ा रहे हैं और मल्लिका और अंबिका के संवाद है, तो माँ और बहुत तनाव में, माँ कहती है तू इसलिए कालिदास के साथ तो घूमती फिरती रहती है, ये तुझे शादी कब करेगा? कहती मैं इससे नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो उसकी कल्पना हूँ, मैं उसे कैसे कह दूँ? मैं तो हमारे में तो ये रिश्ता ही नहीं है। मैं और वो मुझे वो मु- मेरे मेरे मुझे देख के वो लिखता है तो मुझे लगता है मैं ही उसकी रचनाओं में मैं हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तो माँ कहती है इसके अपना पेट कैसे भरेगी तू अपना, जब तेरी माँ का शरीर नहीं रहेगा और 2 जून की रोटी मिलनी तुझे मुश्किल हो जाएगी, तू तब तुझे तेरा भावनाओं का क्या होगा? कहती है भावनाओं में जीती हूँ। और तेरी भावनाओं का क्या होगा बोल? जवाब दे। क्या तेरी भावना उसका हल कर सकेगी, पेट भर सकेगी? तो वो कहती माँ को, तो तेरी नहीं विलोम की भाषा है। इस तरह के डायलॉग थे, और वो पढ़ रहे हैं और आँखों से आँसू आ रहे हैं उनके। माँ, वो कहती माँ तू, और माँ के पास बैठे वो रो रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि एक टीचर, एक और वो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचर पढ़ा रहा है और वो रो रहा है। हमें सिखाया था ना कि मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं रोना है, भावुक नहीं होना है। तो फिर ये सबक मिला कि यार भावना ही तो जीवन का एक जो स्पंदन है। बिना भावना के आप क्या है? तब हम कब कैरेक्टर से कैसे हम भावनात्मक से जुड़ेंगे? ये चीज़ वहाँ से थी। रो रहे हैं बुरी तरह से, फिर कहते हैं मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, आज इतना ही पढ़ेंगे। मेरे पिताजी को लिखा कि मैंने आज उनको रोते हुए, टीचर को रोते हुए देखा। तो वहाँ से ही था, बाद में हमने अपनी लाइफ में उसको, वो जो उन्होंने जो शिक्षाएँ थी, वो जो उनकी जिस तरह से पढ़ाते थे। द्विवेदी साहब के बारे में बता रहे हैं कि वो रात को आते थे, फिर उनको पता लगा कि पंजाबी जानता है, तो अब वो रात को मुझे उसके अलावा जब होगा ख़त्म, अब चल, अब आगे वो लकी और पोस्ट जो ये बोल रहा है तो उसका पंजाबी में क्या होगा? अब मुझे नींद आ रही है, कहते हैं या, और सवेरे का जब वो धुंधल का आता है, तब वो बड़े क्रिएटिव हो जाते थे। तो कहते हैं यहाँ इस शब्द का ये मीनिंग होगा, और उनका मूड एक जगह नहीं लगता था। वो कि चल आजा चलते हैं, आज संडे है चलते हैं। तो वो लेके जा रहे हैं साइकिल पे बिठा के, पीछे मुझे एक मंदिर आया है, उजाड़ में, वहाँ बैठ गए, वहाँ उनका क्रिएटिविटी जागृत हो गई, ऐसा उनका वो था। एक बार वो रात को उन्होंने लूना ले ली। अब यूनिवर्सिटी गेट पे तो गार्ड्स होते हैं, नहीं तो कहेंगे कि ये प्रोफेसर रात को क्या कर रहा है, और ले गए। तो पिछले एक दीवार थी, वहाँ ले गए, कंबल में लूना को किया कि खींच ऊपर चढ़े, खींच, मैंने धक्का दिया, खींचा, वहाँ के उससे बिठा के ले गए अपने घर, और अब ट्रांसलेशन चल रहा है। तो वो जो क्रिएटिविटी में श्रम की जो महिमा है, जिसमें पैशन रहता है, आप दिन रात भूल जाते हैं, वो उनसे सीखा। बलराज पंडित थे, वो ईडीएम में बात करते थे, वो बात को जैसे पानी चाहिए ये नहीं कहते थे। मुहावरा, वो जैसे मैं, एक प्ले चल रहा था पवन चढ़ा की, मंजीत तिवाड़ा का प्ले था, और वो पोइट्री में था, तो उसका प्ले कर रहे थे। उसमें सावित्री और सत्यवान के मित्र को अलग तरह से उसने कहा था। तो मैं नया पटियाला गया, तो मेरा दिमाग बार बार यूँ हो रहा, घर की याद आ रही है या एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो पंडित जी कह रहे हैं कि सावित्री उदास है, तो मतलब इतना प्यार वो कर रहे थे कि आपको एक टीचर आपको अपना बच्चा समझ के, और मुझसे नहीं हुआ, राममूर्ति, महावीर और लड़कियाँ सबसे अच्छा। अच्छा रमेश जी, आप तो पैदा हुए जोधपुर में, मारवाड़ी क्षेत्र में, मारवाड़ी भाषा का एक अलग डायलेक्ट है। फिर जयपुर आ गए, वहाँ से खावटी का एक अलग डायलेक्ट है। आपने फिर गुजराती स्कूल में भी रहे तो वहाँ गुजराती भी सीख ली।
और फिर पंजाब गए तो पंजाबी भी सीख ली, अंग्रेजी भी सीख ली, तो कई सारी भाषाएं आपने सीखी और उसका एक अलग अलग छाप होती है, हर भाषा की एक अपनी छाप होती है, अगले अपने शब्द होते हैं, उनका अपने अपने एहसास होते हैं, अनुभव होते हैं, इमोशंस होते हैं। और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे रचे होंगे, गढ़े होंगे, तो कोई ऐसा एक किसी भी भाषा का जितनी जो भी आप जानते हैं, जो आपने रचा हो, गढ़ा हो या बसा हो, जो आपके मन पे आज तक अंकित हो, जिसको आप हमेशा गुनगुनाते हो, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं जरूर चाहूंगा आप गुनगुनाएं। तो याद मतलब नहीं, जो भी आपके मन में या जहन में पहला कुछ भी आ रहा हो वो। देखिए, मैं जब अपना प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक गाना ज़रूर गाऊँगा। वो असल में नवरंग फ़िल्म से है, जी, शुरुआत में है, वो असल में थिएटर का म्यूज़िक है। ठीक है। तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी, 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 और जी। फिर अगर मुझे याद आया तो मैं कोई पंजाबी, राजस्थानी या गुजराती मैं आपको सुना सकता हूँ। वो गीत इस प्रकार से है। रंग दे दे जीवन की चुनरिया, मन उमंग दे, तन तरंग दे, आज रंग दे दे जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे दे। ये मुझे बहुत पसंद है, प्रिय है। रंग में हम जीते हैं, तो ये वैसे फ़िल्म का है। नवरंग में शुरू होने से पहले पर्दा उठता है उसमें भी, तो ये मेरे दिमाग में अटक गया तब से। और और अगर बात करें किसी ड्रामा के म्यूज़िक की, तो अभी चश्मा हमने अभी ये प्ले किया है, दुलारी बाई। उसमें मैंने म्यूज़िक कंपोज़ गाने कंपोज़ किए हैं, तो 1-2 सुना देता हूँ आपको, शायद पसंद आए। तो वो थोड़ा वो राजस्थानी धुन पर आधारित है। वो ये है, आया रे कल्लू भांड देखो आया, आया रे कल्लू भांड देखो आया, भेष बदल कर आया जियो, बोलो रे कल्लू भांड की जय बोलो, बोलो रे कल्लू भांड की जय बोलो। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अगर समकालीन जो थिएटर की दुनिया है उस पे अगर बात कर किया जाए तो उसकी क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है आज वो कहाँ खड़ा है? उसकी क्या सिचुएशंस है? कुछ समकालीन जो रंगमंच है, थिएटर है, वो मेरा तो मानना है कि काफ़ी अच्छी अवस्था में है और उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदी में जो है, जी। हिंदी में एक अच्छा नाटक नहीं आ रहा लिखा, जो नाटक लिखा गया मंच नहीं है, नाटक बहुत लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि जो एक ट्रेडिशनल जो नाटक है, जैसे चरणदास चोर और जो लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, वही नाटक दिल्ली में कंटिन्यूअस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। नए नाटक देखने का नहीं, असल में क्या है कि ये क्या होता है कि फ़िल्म में तो होता है कि आप वो एक चीज़ कर ली, फिर आपने नहीं उसको किया। ड्रामा में ये होता है कि एक नाटक को करने में आपको कम से कम 6 महीने, 1 साल पूरा लग जाता है। बिल्कुल। और वो इसलिए ना हो कि एक बार करके आपने ख़त्म कर दिया। तो जितने ग्रुप्स हैं, इवन यहाँ नहीं, मतलब महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, सब जगह यही होता है कि ग्रुप जब एक प्ले तैयार कर लेता है, तो वो ग्रुप उसका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्शन हो जाता है। तो नेचुरली उसको करना उनका नियति भी होता है, उनकी जब मजबूरी भी होता है और उनकी पहचान भी होता है। जैसे अब अरविंद गौड़ हैं, तो रामकली करते हैं वो, और कोर्ट मार्शल करते हैं, तो वो उनका, और जो नए आते हैं एक्टर्स, तो उसमें जो चले गए उसकी जगह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से तो ये होता है। तो लेकिन उसमें हो क्या रहा है, ख़ास तौर पे हिंदी रंगमंच में, कि एक्टर्स टिक नहीं रहे। यानी आते हैं आजकल बहुत एक्टर्स लड़के आ रहे हैं, और जो कॉलेजेस में तो ड्रामा सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हर कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, सभी में बनी हुई है। और लड़के लड़कियां और मार्वलस, मतलब आजकल तो थीम्स ऐसे हैं, खासतौर पे आजकल क्वियर्स पे बहुत प्लेस कर रहे हैं वो, और इस तरह के प्लेस हो रहे हैं। लेकिन वो 3 साल तक रहते हैं, उसके बाद में 1-2 साल बाद तक और करते हैं,
फिर उनका सारा वो, फिर वो मेन स्ट्रीम में मतलब फिर वो अपनी अपनी जॉब में लग जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब तो अब जब हम अगर प्ले करना भी चाहें, मान लो हम इडिपस करना चाहें या हम कोई नया प्ले लिख के करना चाहें, तो खेलेगा कौन? और खेलने के लिए हमें वो अनुभव चाहिए। मतलब अगर मैं कोई रियलिस्टिक प्ले करता हूँ, तो इसीलिए क्या कि लोग फिर वो जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनकी इमोशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे रामकली की जो उसके प्ले उस पे है ब्रेक्ट के प्ले पे है, तो उसकी इमोशनल वैल्यू है, आपको पता है। कोर्ट मार्शल की इमोशनल वैल्यू है, तो वो प्लेस होते हैं। तो क्योंकि वो इमोशनल वैल्यूज रहेंगी तो आप एक्टर चाहे जैसा भी हो, जैसा भी करें, थोड़ा आपको नाम भी है, उनको जानता भी है कि हाँ आप हाँ आप उसको कैश भी कर सकते हो ना हाँ कि हाँ ये हाँ उस मुकाम पे पहुंचा है कि लोगों ने सराहा है सराहा इसको। है, तो लोग देखने आ जाते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है। अब और बाकी के लोग तो फिल्मों में चले गए, वो कामयाब हो गए तो वो फिर वापस लौटते नहीं हैं। तो ये है और इसीलिए क्या है कि नाटक लिखे नहीं जा मतलब खेले नहीं जा रहे और लिखे भी नहीं जा रहे और विषय नहीं ढूँढ पा रहे हैं। मतलब जो नए लेखक हैं, नए लड़के हैं या नए जो मतलब थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर उनसे कहें कि आप थीम लेके आओ, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आजकल अ, मतलब क्यूयर इस पे आ जाएगा, सेक्सुअलिटी पे प्लेज़ हो रहा है मैक्सिमम और वो उनको अपील भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ क्या आपको अपने आस-पास और कोई कहानी दिखाई नहीं देती? आपको क्या और चीज़ें नज़र नहीं आती? तो ये बात जो है ये कमी है हमारे। कुछ लिमिटेशंस, कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, मतलब ये आप लिमिटेशंस आ गई क्योंकि अब ये ड्रामा या फ़िल्म मेकिंग या जो भी है, उनका बेसिक है लिखने राइटर्स जॉब है। वो पटकथाएँ से काम चलता है। तो पटकथाएँ आप तब लिख पाओगे जब आप ऑब्ज़र्वेशन होगा आपको। आप क्या बात आपको चुभ गई जिस पे आपने नाटक लिखना है? क्या बात आपको अपील कर रही है कि आपको कचोट रही है कि इसको वो प्ले की शक्ल में बाहर आए? तो वो नहीं हो रहा है। मतलब ख़ास तौर पे हिंदी उसमें। बल्कि मतलब और या फिर लिखे जा रहे हैं तो वो वेस्टर्न प्लेस से आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने लिख लिया। मतलब आप उसको कर रहे थे तो वो चीज़ें आ रही हैं। तो एक्टर एज़ जब आपके राइटर का ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, राइटर की अपनी न कुछ चीज़ वो नहीं कि जो आपकी ज़िंदगी में गुज़र रही है, तो आप कैसे उससे रिलेट करेंगे? एक एक्टर कैसे करेगा रिलेट? मैं देखता हूँ जैसे रामलीला है, रामलीला हमेशा हाउसफुल जाती है, जहाँ पे भी होती है। अभी बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में हुई, मैं तो हैरान रह गया कि राम जो है वो अंत में जब मारना वो आया, तो वो डेडिकेटेडली उसने तीर उठाया हुआ है। उसकी पूरी बॉडी में वो चीज़ आ गई। अगर वो रावण आया तो रावण पूरा वो कर रहा था उसकी क्योंकि वो फ़ील कर रहा है, वो फ़ील कर रहा है और उसमें वो लेके आया। लेकिन हमारा एक्टर जो है, उसके पास ऑब्ज़र्वेशन नहीं है क्योंकि राइटर के पास ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। तो चैलेंजेस क्या-क्या हैं? चैलेंजेज़ ये है कि जो ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स हैं और आप क्या देखेंगे और कैसे क्या देखना है, तो क्या कि वो सुविधा से पैदा हो रहा है सब लड़के-लड़कियाँ। कॉलेज में आ रहे हैं, तो वो सुविधा में नाटक कर रहे हैं। कभी ये नहीं किया ऐसा नहीं हुआ कभी किसी घर में जाके देखें, ये लड़ाई क्यों हो रही है इनके घर में? शोर क्यों अब हो तो रहा सोशल मीडिया का ज़माना भी है ना, तो आदमी ठहर के सोच भी नहीं पा रहा क्योंकि वो 30 सेकंड वाला जो एक दिमाग कि जल्दी से जल्दी कुछ नया आता रहे, नया आता रहे। है? तो एनालिसिस करने का टाइम नहीं, नहीं नहीं है। है एनालिसिस करने का और ऑब्ज़र्वेशन का भी नहीं है और छुपाते हैं। अब क्या हो गया जो नई मिडल क्लास है वो चीज़ें छुपा रही हैं, कि मेरा घर नज़र नहीं आना चाहिए, मेरे मतलब ये नज़र नहीं आना चाहिए, भले मेरी ही मैं गरीब हूँ लेकिन वो नज़र ना आए। नज़र ना आए, मेरी आवश्यकता नज़र ना आए। पहले होता था आराम से कोई मेरे घर में अगर चीनी नहीं है, तो कटोरी लेके मम्मी कहीं जाके लेके आ चीनी ले आ, तो हम ले आते थे। बिल्कुल। अब वो सवाल ही नहीं, मतलब मतलब तो ये चीज़ें तो अब जब उस और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं चिंता कि हमारी फ़ीस कैसे भरी जा रही है, आराम से जा रही है। तो वो जो जो चीज़ें जो संवेदना को प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें उनकी लाइफ़ में नहीं रही, इसीलिए वो आगे की लाइफ़ में ऐसा ही हुआ। अच्छा, बहुत ही एक बेसिक सवाल है, कई सारे लोगों के मन में होता है कि एक्टिंग को अगर समझा जाए एक आम भाषा में, तो उसको आप कैसे कहेंगे कि एक्टिंग ये है? ये अगर आप कर रहे हैं तो इसको एक्टिंग बोलेंगे। देखो ये तो बहुत मतलब ये क्या है कि को उसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता। ये पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, तो उसके एक ग्रामर है उसकी, सा रे ग म 7 सुरों का है, फिर सुरों को आगे पीछे करेंगे तो राग बनेगी, राग बनेगी तो उसका थाट बनेंगे, फिर उसका
ख्याल बनेगा, या इस तरह से गाएंगे, इसमें इतने ताल नोटेशंस होंगे, बनेंगी, वो ताल पूरा बनेगा, गाना तैयार पूरा होगा। है। तो एक ये पूरा है। ऐसा ही डांस में है, तत तत थुन थुन तितर, जो भी है वो बोल ताल होंगी, ताल में ये चीज़ें बोलेंगी, तो उसमें ये एक्शन। पूरा साइंस है उसका। लेकिन एक्टिंग में जो है, साइंस है एक्टिंग में, लेकिन वो तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है। एक्टिंग का जो एरिया है, वो बच्चा जो है वो पैदा होते ही मुक्का मार के रोता है। वो रोना ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि नाटकीय क्रिया है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम बॉर्न। वो नहीं रोता था तो उसे मारते हैं डॉक्टर, लटकाते हैं, ये करते हैं कि एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेशन तो इंसान लेके पैदा हुआ है। अब उस एक्सप्रेशन का जो रिफ्लेक्शन है कि उस बच्चा रोए, तो आपने कहा क्या बात है, चुप हो जा, उसके लिए दूध पिलाया, उसको खिलौना से किया, तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो एक्टिंग का यही है कि एक्टिंग का ऐसे तयशुदा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन तयशुदा कोर्स है। अगर हम तो ये विपरीत बातें मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो उसका बहुत ही बारीक उसका जो है वो अंतर है ये। तो इसलिए क्या है कि नाटक के लिए ये कहा गया कि बच्चा जो है उसको पूरे माहौल में घूमने दो, खेलने दो, करने दो। ऑब्जर्वेशन की स्किल हो, जिसमें अब लाइफ स्किल्स की आजकल स्कूलों में बात हो गई है। तब जाके तब 5वीं के बाद में उसके जाके टेम्परामेंट बनता है कि वो एक्टिंग करता है या एक्सप्रेस करता है, नहीं करता, ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपके जो वैल्यूएबल काम्स हैं, आपने डीडी नेशनल पे पहला पंजाबी भाषा का एक नाटक प्रोड्यूस किया था, उसके बारे में कुछ बताइए ना। और भी बहुत सारे काम आपने किए, उसके बारे में भी छोटी-छोटी सी अगर बात आप बता पाएँ। वो मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो पटियाला में थे, जी। तो इधर तो एमए कर लिया हम लोगों ने, और वहाँ पे वो दौर शुरू हो गया आतंकवाद का। अब हम लोग शहर में अपना नाटक वाला नाम से ग्रुप बनाया। अच्छा, आपने एक नाटक वाला हाँ, नाम मैंने, से। हमारे मित्र दो क्लास फेलो ने मिलके, बाकी के लोग एनएसडी वगैरह आगे निकल गए, तो हमने निर्णय किया कि हम तो यहीं रहेंगे, अब थिएटर करेंगे। अच्छा। तो हमने ग्रुप बनाया, और ग्रुप में भी सारे जो शहर के जो नए लड़के लड़कियाँ, वो ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए जो शौकिया थे। बड़ी लेडी भी थी जो उस वक्त हमसे बड़ी थी, और 40-50 साल की 4 बच्चों की माँ है, वो भी हमारे पास एक्टिंग करने आ गई। इस तरह का हमने अपना ग्रुप को और प्लेस का सिलेक्शन ऐसे किया। ओपन था आपका। ओपन था, और हमने ऐसे इस प्रकार के नाटक ड्रामा डिपार्टमेंट में कर चुके थे हम लोग, और बाद में आके हमने ग्रुप बना के हमने किया। तो हमने किया था अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका म्यूजिकल और वो करके। तो वो भी हमने क्या किया, हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, तो एक प्ले हो रहा था किसी का, उन्होंने कहा हमारा तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने चाहो तो कर लो। तो हमने उसके बाद किया, तो वो हमारा अ, बड़ा स्किलफुल था, वो हिट हो गया हमारा प्ले। म्यूजिकल था उसमें, और गाने हमने जोड़ के किया था। तो उससे हमारे दर्शक बने। उसके बाद हमने किया अबू हसन, वो म्यूजिकल था। उसमें भी गाने वाने थे, बादल सरकार का था प्ले, उसको हमने पंजाबी में ट्रांसलेशन कर लिया हम लोगों ने। तो जैसे उसके आप अपने गाने की बात की थी, तो मैं आपको एक सुना देता हूँ। तो उसमें वो अबू हसन की आदत क्या है कि वो शाम को घर से बाहर निकलता है, और समंदर के किनारे बंदरगाह पे खड़ा हो जाता है, और जो भी यात्री आता है उसको अपने घर ले आता है। आजी आप कहाँ ठहरेंगे? नहीं जी, आप मेरे घर चलिए। और खाना-वाना खिलाता है, ख़ातिन तवज्जो करता है, सवेरे उसको विदा कर देता है। और ऐसा करते-करते वो पैसे वाला था, वो गरीब हो गया, खाने को नहीं है, फिर भी वो जाता है वहाँ पे। तो उस दिन बादशाह जो है, वो बगदाद का बादशाह, वो भेष बदल के आया हुआ है कि आप आइए हुज़ूर, मेरे घर चलिए, आप कहाँ ठहरेंगे? बादशाह देखता है, उधर से माँ कहे खाना कहाँ से लाऊँ, कि कैसे कि वो बादशाह को खिला देता है। उसको पता चल जाता है कि ये मतलब बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ये आदत जो है इसमें। तो कहते हैं इच्छा क्या है, ख़्वाहिश क्या है? दारू-वारू पिलाता है उनको। तो कहते हैं मेरी तो ये कि कहता है कि मेरी एक ख़्वाहिश है कि मैं 1 दिन का बादशाह बन जाऊँ। तो और सो जाता है, तो राजा क्या करता है, उसमें पानी में नींद की दवा मिला देता है। अब सोया हुआ है, सवेरे उसको लेके रात को ही रातों रात लेके वहाँ लिटा देते हैं राजमहल में। राजमहल में। सवेरे उठता है तो कहते हैं हुज़ूर उठिए, उधर गायक गाना गा रहे हैं, इधर दासियाँ आ रही हैं। तो इस तरह से वो था। तो उसपे एक गाना उसका हमने बनाया था कि अबू के घर में दोस्त लोग आए कि आप हमको खाना-वाना खिला। तो पंजाबी में बनाया था। वो अच्छा था। हुँ। अब्बू जिद करे आए दारू लियाओ जी, अब्बू जिद करे आए दारू लियाओ जी,
बड़े चाह नाल आए दारू लियाओ जी, अबू यारां दा है यार ला 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 ला, पटियाले दा सरदार ला 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 ला, एदा सोहना घर बार ला 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 ला, भुख दे ने फुफड़ आए दारू लियाओ जी, बड़े चाह नाल आए दारू लियाओ जी। तो एक गाना क्योंकि आपने गाने की बात की तो इस तरह से हम लोगों ने, और वो नाटकों का चयन ऐसा होता था कि उसमें लोग अपने आप को देख पाते थे। सीरियस प्ले भी किया हमने, दो ज़खी, उसमें एक परिवार है, माँ बाप और बेटा है। बेटा जो है वो, बाप जो है ये खींचता रहता है, ये कमाता नहीं है, माँ खींचती रहती है तुम घर पे बैठे रहते हो, मतलब बाप से भी कि तुम बच्चे को क्यों डांटते रहते हो, उस तरह का था। दोज़ख हो गया ये, उसका जहन्नुम, सॉल्यूशन नहीं है। हाँ। यानी नरक हिंदी में। नरक, हाँ। तो जो आपकी बात आई कि वो पंजाबी जो कैसे हम वहाँ ड्रामा में पहुँचे दूरदर्शन तक, तो उन दिनों क्या था कि हमारी पाकिस्तान से एक वॉर चल रही थी। जी। वॉर, बॉर्डर की नहीं, कल्चरल वॉर। पाकिस्तान में लाहौर जो था, लाहौर स्टेशन वो इतना उस पे बहुत पैसा खर्च हुआ था, ईरान ने उनको फंड किया था, और उनके प्रोग्राम्स कलर में आते थे। अच्छा। हमारे अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था, और वो प्रोग्राम इवन कृषि दर्शन जो उनका था, खेती बाड़ी या खवातीन का प्रोग्राम, वो भी इतने पॉपुलर थे कि हमारे लोग सब वही देखते थे। जो अभी किसान चैनल वगैरह पे हाँ, आता है। हाँ, हाँ। तो वो जो पाकिस्तान के प्रोग्राम थे वो यहाँ लोग देखते थे, जम्मू कश्मीर तक और नीचे तो इधर पकड़ लेता था वहाँ पकड़ पे। लेता था। और क्योंकि लाहौर 15 मतलब आप 15 किलोमीटर था, जैसे यहाँ से अमृतसर से तो बहुत करीब। अमृतसर से 17 किलोमीटर था। तो हमारे तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट ने तय किया कि हम वहाँ कलर पहले लाएंगे, दिल्ली में बाद में आया। अच्छा, हाँ, अमृतसर में पहले लेके हाँ, आए। हाँ जी। तो वो कलर उन्होंने शुरू किया, और क्या यहाँ ऐसे प्रोग्राम था कि वहाँ के लोग देखें हमारा प्रोग्राम। वो लोग हमारी चित्रहार देखते थे, म्यूजिक का आता है ना, गानों का हाँ, एक चित्रहार प्रोग्राम आता है आधे घंटे का। शाम को आता था। हाँ, वो गाने आते थे उसमें, रंगोली आती थी। हाँ, फिल्मी रंगोली, बाद में उसका नाम चित्रहार था। और संडे को फिल्म आती थी, जी। वो ब्लैक एंड, जो कलर फिल्में भी होती थी फिल्म वो भी, 12 बजे आती थी दिन हाँ, में। वो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, फिल्मोत्सव। हाँ। तो वो देखते थे, क्योंकि वहाँ की फिल्में और वो बहुत बहुत मार्केट। तो उन दिनों दिलीप कौर टिवाना एक पंजाबी की मशहूर राइटर है, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है, वो पंजाबी डिपार्टमेंट की हेड थी। और हमारी जो पद्मा कपिला जो हमारी टीचर थी संस्कृत की, उनकी अच्छी सहेली थी। वो उनकी नॉवेल्स का हिंदी अनुवाद वो करती थी। अच्छा। तो वो किसी कमेटी में थी जालंधर दूरदर्शन में, तो किसी ने कहा कि आपका कोई प्ले लाइए। तो उन्होंने पद्मा जी से कहा, पद्मा, और हमारे प्ले देख के जाती थी वो, तो कहा कि इनको बोलना है हमारे को, मेरा कोई नाटक है, नॉवल कर ले। तो उनका एक नॉवल था एहो हमारा जीवना, वो एक छोटा सा नॉवल था और उसको भी अवार्ड मिला था। वो एक लड़की जीवन पे आधारित था, किसान की लड़की है, और उसकी दुख भरी स्टोरी थी। तो वो हमको दिया, तो कहा तुम कर लो। तो जालंधर से हमें था कि जालंधर दूरदर्शन पैसे देगा हमको, तो अच्छा। हमारे ग्रुप को पैसे मिलेंगे वो। तो हमको लालच आ गया, हमने कहा करेंगे, तो हमने उसका अडेप्टेशन किया पंजाबी में, स्क्रिप्ट लिखी पूरी। स्क्रिप्ट लिखी। तो 3 अंकों में मैंने नाटक बनाया उसका, और पूरे इसमें ये भी लगा लिया कि सेट क्या होगा, फर्स्ट सेट क्या होगा। उसमें एक तो लोकेशन थी कि उसका घर जहाँ रहती है वो, एक था गलियों का सीन, और एक था चुबारे का छत का सीन। तो वो लड़की कभी छत से ऊपर नीचे आती है, छत पे जाती है, और छत का भी हमने बनाया था, वो बना के दिया। और वो हम लोग, और हम जब रिहर्सल कर रहे हो तब कर्फ्यू लग जाता था, तो 10-15 लोग इधर आए हुए हैं, तो वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं, फिर शुरू हुआ, फिर हम मिले। तो जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जसवंत कौर, वो राइटर थी। एक दफ़ा उनके घर गए हम शाम को, कोई लिखे गया कि इनकी हमें रिहर्सल के लिए जगह चाहिए थी, क्योंकि जहाँ जाते भगा देते थे हमको कि भाई यहाँ नहीं चलेगी रिहर्सल, अब जगह थी नहीं हमारे पास। उनकी एक प्राइवेट स्कूल चलती छोटा सा टूटे-फूटे में, तो वहाँ गए, तो उनसे बात करके हमको लगा ये तो खुद एक्टिंग भी कर सकती है। तो मैंने कहा आप हमारा रोल कर लीजिए। संती का एक कैरेक्टर था, तो उन्होंने कहा मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ, मैं क्या रोल करूँगी बुढ़ापे में। मैं कहा जी आप, और उन्होंने किया रोल। तो इस तरह से 15-20 जनों की, 20-22 जनों की कास्ट हमारी हो गई। हमने वो प्ले जालंधर गए, वहाँ रिकॉर्ड करवाया, और 3 एपिसोड में, और वो टेलीकास्ट हुआ। टेलीकास्ट हुआ तो लेटर्स आए। अच्छा, वो प्ले था हमने मलवई बेल्ट में किया था, पटियाला की जो पटियाला जो बेल्ट है, पंजाब में 5 डिक्श चलती हैं बोलियाँ। तो हाँ, इस एरिया को पटियाला और सरन तक उसको मलवई बेल्ट कहते हैं। फिर आगे माझा, फिर दोआबा, और पाकिस्तान की तरफ जाओ तो लैंडी और पोठवार, इस तरह की। तो उन्होंने कहा कि अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो
ये नहीं है पंजाबी दूसरी है। आप तो ठेठ बोले है ਜਾਂਦਾ था की करता सी नहीं की करता था मैं तो मैं गया था वो इस तरह की बोली ये तो होगा। जब हमने वो उसमें जो गांव का कल्चर था उसमें एक बात थी इम्पोर्टेंट कि वो गांव की औरतें जब बाहर निकलती थी तो घूंघट निकल लगा लेती थी और घाघरा पहन लेती थी। सूट होता था, घाघरा यहाँ टांग के जाती थी और पहन लेती थी। जब गांव आया तो वो घाघरा पहन लिया, गांव से बाहर निकली घाघरा खोल के यहाँ डाल दिया, कौन घूंघट हटा दिया। ये एक असल में इसमें एक सिंबॉलिक बात थी। वो लड़की थी, वो शादी हुई उसकी और भाई बीमार था तो बाप ने पैसे ले लिए लड़के वालों से और शादी कर दी। और जैसे शादी की वो लड़के 4-5 भाई थे और आपस में लड़ लिए कि पानी की बारी जो होती खेतों को, और उसको वो मर गया हस्बैंड उसका। अब वो कहता है कि हमारे बैठ जा, तो वो पीहर आ जाती है, पीहर है भाई मर चुका, तो बाप सोचता किसी और के साथ भेज दूँ इसको। मतलब वनदाता की प्रथा है जिसमें किसान परिवारों में कि किसी अगर विडो हो गए तो वो किसी और के साथ वो कर लेगी और वो नहीं चाहती है। तो हरिद्वार जाती है, जत्था जाता है नहाने के लिए, तो वो भी चली जाती है बाप से पूछ के और गंगा जी में कूद जाती है कि मेरे को वही पति मिले। नॉवल यहाँ से शुरू होता है। तो उसको पुलिस वाले निकाल लेते बाहर, बेचारे एक जब बचा लेते हैं कौन मारती मरने के जो ये जानवर कूदती है, तो एक जगह कहते हैं मेरी औरत है जी, और उसको दूर दूर में पकड़ा जाता है और उसके साथ वो बचा लेता है। वो कहता है तेरा कौन है कि मेरा कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, आ जा मेरे साथ। नॉवल यहाँ से शुरू होता है कि वो औरतें बैठी हैं कि हाय तूने सुना क्या हुआ कि अमृत नारायण नहाने गया था गंगा, वापस आ गया तो जाएगा आएगा कि नहीं, नहीं औरत लेके आया क्या है, ये वो लाइक दिस। तो वो संती जो है वो जिसको वो जाती है कि फिर उससे बात करती, तब पता लगता है कि कौन इसका बैकग्राउंड क्या है। वो लाइक, और फिर वो उस घर में आती है तो उस जो उस घर को संवारती हो वो नशेड़ी था वो, उसके मन में भी जागता है प्यार, मतलब जीवन के प्रति मोह। तो वो चाहता कि एक बच्चा हो जाए, और वो डैड जब भी कोई बात होती है वो अपने हस्बैंड को याद करती पहले वाले को, उस तरह की। फिर वो उसका कोई एक्सीडेंट हो, घर में ही गिर जाती है छत से, तो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जब वापस आती है तो एक औरत बैठी है वहाँ पे खाना पका रही है, एक औरत और आई है, तो और वो अंगूठा लगवा के आई है, तो बड़ा ये था उसमें। फिर उसके लड़का हो गया, एक बच्चा हो जाता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते कि अब क्या है, यहाँ बैठी है एक फलाना एक बूढ़ा आदमी है, उसके जवान लड़का मर गया, वहाँ ठीक रहेगी, और वो मान जाता है। तो उसको फिर लास्ट वो ज़िंदगी अब जारी है, तो वो बार बार ऊपर नीचे हो रही, छत चुबारे में रख देती है उसको, वो नीचे आ रही है, बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो बच्चे को क्या कहती है, कालिया में जानिया पुत्र, बच्चे में जा रही है। और फिर वो राइटर लिखती है कि आज वो भानो बिना घूंघट और बिना घाघरे के ऐसे जा रही थी जैसे कोई परदेसन जा रही है। तो हमने उसका वो उसको ड्रामाटाइज किया कि नहीं, अब वो फिल्म में तो आप कर सकते हो लेकिन ड्रामा में आप नहीं कर सकते कि वो ऐसे जा रही थी। तो हमने क्या किया, जब जाने लग वो कर रही तो वो संती आती है, वो कहती है, तो वो जो आदमी वो कहते वो जाना लगता है, कहते नारायण आज सलाम दुआ से विदा किया, कि नहीं अच्छा नमस्ते सत श्रीकाल पे। फिर वो उसके पास कहते हैं अरे गाँव में तो अपनी गाय बूढ़ी जाती है ना, उसको भी खूंटे में बांध लेते हैं, तूने तो आज उसको रवाना कर दिया। और उसके कहते तू औरत है, तो समझ सकती है कि तेरा एक औरत के का को कई दुख दर्द क्या होते हैं, तू भी इसके साथ मिल गई, क्योंकि यही लगे हमारा जीवना। तो एहो हमारा जीवना यहाँ रेलिवेंट था, एहो हमारा जीवना। और एहो हमारा जीवना क्या है कि शेख फरीद एक सूफी कवि हुए, उनका दोहा है कि चिंत खटोला बाण दुख और विरह विछावन लेफ, एहो हमारा जीवना तो साहिब सच्चे देख। तेरे विरह में चिंता का तो खटोला है, पलंग है, और उसमें बाण जो है, उसमें मूंज जो है वो दुखों की है, और विरह का तो बिछावना मतलब गद्दा है, उसमें तो मैं लेटा हुआ हूँ। एहो हमारा ये ऐसा मेरा जीवन है, ये सच्चे पातशाह है भगवान, तू मुझे देख, मेरा जीवन देख। वो उसने दिलीप कौर टिवाना ने उस औरत पर लागू किया कि एहो हमारा जीवना तू जा रही है। तो हमने दिया, फिर वो उसके बाद वो तो उसको पड़ोस में आ कहते अब बेबे तेनू की है, चल उसको ले आते हैं। अब वो फिर बाद में वो अकेली आती है, फिर वो घाघरा वो उतारती है, फिर रख देती है। तो ये हमने वो ड्रामा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, वो पाकिस्तान में पकड़ने वो लगा। इतना लेटर्स आए यहाँ से भी। अच्छा। तो कहते तो यही चिट्ठिया पोस्ट कार्ड डलवा रहे हैं अपने, तो वहाँ पे चक नंबर पता नहीं कहाँ से
लाहौर, पेशावर, पता नहीं कहाँ से वहाँ से लेटर आए कि ये तो दोबारा देखो, हमने चूक किया, एक बानोदर ड्रामा दिखाओ। तो वो फेमस हो, तब तक हम वो पैसा जो मिला दूरदर्शन का, वो एक्टर्स को बाँटा, जो बचा वो लेके हम दिल्ली आ गए, क्योंकि अब वहाँ हमारा गुज़ारा नहीं था, क्योंकि वो उसी 1-2 दिन पहले एक बहुत बड़ी सुंदर स्टैच्यू थी, एक पार्क में, पब्लिक पार्क में, वो ब्रिटिश स्टाइल में बनी थी कि वो एक लेडी यूँ पानी कर रही है, वो न्यूड है। तो उसको बम से ब्लास्ट से उड़ा दिया। खालिस्तानी आंदोलन अपने हाँ, चरम पे पहुंच चरम गया पे था। था। तो जब हमने कहा कि कला की तो ये हालत है, तो यहाँ से निकलने में ही फायदा है। तो फिर हम वो पैसा लेके दिल्ली आए। और अच्छा रमेश जी, अगर कोई ऐसे आपके कलाकार जो आपको बहुत ही पसंद हो थिएटर के, जो आप मतलब एक छाप छोड़ जाते हो आपके मन पे हमेशा। देखो, जिस एक्टर का नाम लूँगा वो तो सभी, उसने सभी पे छाप छोड़ी है। वो है इरफ़ान। इरफान खान। इरफ़ान खान। इरफ़ान मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर साजिद निसार। तो आपके तो समकालीन नहीं रहे होंगे वो वो जो आपसे? जूनियर जूनियर बच्चा रहे होंगे ना? भांजा था, मतलब वो बच्चे की तरह से था। वो भी राजस्थान से ही थे? जयपुर से था वो, जयपुर में मैं था। तो हमारे बहुत क्लोज़र घर के क्लोज़ रिलेशंस है डॉक्टर साजिद निसार की फैमिली के साथ। उनकी जो बड़ी बहन थी रफ़िया, वो पाकिस्तान चली गई थी। वो वहाँ पे हिंदी का कोर्स, लाहौर यूनिवर्सिटी में हिंदी का कोर्स चलाया उन्होंने। हम, मेरी माँ उनका प्रोग्राम सुनाती थी, तो हमें पता है, ये हमारे जन्म से पहले की बात है। उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर वो जो डॉक्टर साजिद निसार है, वो मैं चाचू बोलता हूँ उनको, और वो मेरी बुआ के साथ पढ़ती थी स्कूल में, साथ-साथ जाना था। तो उनका क्या है, मेरा भांजा है, रमन तू मिल ले, घर का नाम रमन है मेरा, कि तू मिल ले उससे, और जयपुर में रहता हुआ आएगा। तो आया था, आँखें बड़ी-बड़ी, क्या है, और साइकिल की दुकान थी उनकी। इरफान। हाँ, साइकिलों को ये पंक्चर वाली नहीं, टायर की साइकिल दुकान। बेचने की अच्छा, साइकिल दुकान बेचने थी। का। हाँ, तो ये और एक लड़का और था, रयाज़, उसके साथ आया कि हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। थिएटर। हाँ, तो मैं वहाँ पे पटियाला से गया था छुट्टियों में, तो हमारे एक दोस्त कर रहे थे, वो महाभोज प्ले कर रहे थे। महाभोज मन्नू मन्नू भंडारी के भंडारी। नॉवल के नाम पे था। तो फिर ये कि इसके फादर की डेथ हो गई, इरफान के। तो कहा मैं एक्टिंग करूँगा, लेकिन मैं, मतलब मैं कुछ रोल नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कहा मत कर फिर ड्रामा, कहा नहीं मैं वो करूँगा, मेरे को डायलॉग मत दो। तो मैंने उसमें क्रिएट किया एक लठैत का रोल। वो कई सारे लठैत आता है, उसको लीड करता हूँ। तो उसमें उसका रजिस्टर हो गया, क्योंकि वो पैशनेट था वो बहुत, और वो उसमें से एक एक जगह खड़ा होता है, तो आँखें भी नहीं झपकी, आँखों से पानी गिर रहा है, मैं देख रहा हूँ, लोगों को बड़ा पसंद लगा। मैंने कहा बैड एक्टिंग है, आँखें क्यों नहीं झपकी तुमने? कोई तेरा तो सीन ही नहीं है वो, सीन तो और मंत्रियों का वो चल रहा है, तू लठैत है। लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ हुआ, और पैशनेट इतना पैशनेट था कि कल मैं एनएसडी में एडमिशन लूँगा। तब तक एनएसडी में ये आ गए थे, कारण जी थे। तो कारण जी का अलका जी साहब जा चुके। जा चुके थे। कारण जी का था कि फोक थिएटर को वो कहते कि बहुत हो गया वेस्टर्न थिएटर, वो हम फोक पे फोकस करेंगे, कि हमको अपने फोक उससे भी जुड़ना चाहिए, जो हबीब तनवीर वगैरह ने बाद में, रतीत जन थे, हमने मणिपुरी थिएटर को किया, इस तरह से। तो मैंने वहाँ पे उनको, एक थे कल्ला जी, कथक के डांसर, वो टीचर थे, तो उनके पास भेजा। मैं कहा कि कल्ला जी, ये लड़का आएगा, इसको आप इरफान को भेजा हाँ आपने? भेजा के सिखा देना। तो वो उनकी चिट्ठी आई मेरे पास, कैसे तूने कैसे बेताली को भेजा है, इसको 1 2 3 4 होता ना, पैर वो नहीं आता है, मैं इसको कैसे करूँ? लेकिन उसकी जो पैशन था, सीखा। तो मेरे को दिल्ली आ गया, सीलमपुर में हम लोग रहते थे। तो कहे यार रमन भाई, ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा तू आप ही के पास हाँ, रहने के लिए? हाँ। तो और मेरे दोस्त साथ में रहता था केसर, कहता यार हमको दोनों को 2 वक्त की रोटी नहीं जुट रही, तूने और को इसको बुला लिया, कहाँ से खिलाएंगे हम लोग? तो फ्रीलांस कर करके और मेकअप कर करके पैसे लाते थे। तो मतलब मैं बात की और भी बातें बताऊँगा। तो मैंने कहा कि तू ऐसा कर, पीटी तो कर सकता है? कि हाँ, तो मैं पीटी कर, 1 2 3 4 रिदम, हाँ। तो उसने उसके थ्रू पकड़ी वो, तो बोला वो करके तत तत थुम दिग्दा दिग दिग थई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस तरह से उसने पकड़ा। लेकिन पैशनेट था, मतलब उसने ठान लिया कि करना है। तो वो आंधी तूफान में रुका नहीं। इसकी मतलब अम्मी भी कहती थी कि तुमने क्या इसको जादू कर दिया है, ये मेरी नहीं सुनता। जब आप जाते थे? जाते थे तो क्या वो बात करते थे, और तो घरेलू संबंध थे? बहुत गर्व थी, और उसी तरह से ट्रीट किया था। तो
फिर वो सिलेक्शन हो गया, तब हम लोग थे। तो फिर वो यहाँ पे भी उसको वो था कि जो आ तो गया, लेकिन वो एक जिस बैकग्राउंड से आया था, उस बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग था, तो नर्वस भी रहता था। तो हमारे एक दोस्त थे, मतलब प्रदीप भार्गव, वो भी ड्रामा और विरोध का नाटक बहुत किया। वो है दिल्ली में पोस्टर थे, तो उसने कहा कि यार संडे को इसको बुला लेते हैं, खाना खिलाते हैं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, मतलब ये नर्वस ना हो। अच्छा। इसको संडे को इसको बुला लेते थे, तो मैं भी चला जाता था, फिर हम रमेश बख्शी राइटर के यहाँ पे भी गए। तो इस प्रकार से रहा। और फिर उसको जब काम मिल फिर बॉम्बे चला गया, उसके बाद फ़िल्मों में काम-वाम मिला, तो एक लंबी कहानी है। तो कई सालों बाद मतलब उसका ये था कि भूला नहीं। अच्छा, होता है भूला ना कि नहीं। सेलिब्रिटी बन गए। तो एक बार मैं एक बोर्ड शिक्षा समिति है जयपुर में, तो मैं उनके लिए 3 साल के लिए वहाँ पे उनके बच्चों के लिए काम कर रहा था। बच्चों के लिए ड्रामा का क्या कैरिकुलम हो सकता है? अगर हम ड्रामा का कैरिकुलम बनाएँ, तो बच्चे कौन-सी एज में से हम क्या-क्या एक्टिविटी करवाएँ कि ड्रामा की तरफ वो आए और क्या उसकी बन सकती है? तो तब हमने डॉक्टर मोहन आगाशे उनको भी अपने इसमें लिया कि आप राय दें, और शील कई लोगों को हमने उसमें रखा कंसल्टेंट, जो लिखा उसको पढ़वाने के लिए कि हम सही दिशा में है नहीं है। तो मैं टीचर्स को लेके दिल्ली भी आया। टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती थी कि भई आप टैगोर वाला दौर नहीं है। हाँ, नहीं मतलब टैगोर वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करवाएँ। शांति निकेतन में जो उनकी जो पेडागॉजी थी, तो दिल्ली लेके आए तो एनएसडी में भी लेके गए। क्योंकि आर्ट के लिए हमारे जो करिकुलम लिख रहे थे, जैसे मैं था और आर्ट के एक उमाशंकर थे जो पेंटिंग एंड स्कल्पचर पे लिख रहे थे, एक चेतना थी वो म्यूज़िक पे कर रही थी। तो एनएसडी में रंग प्रसंग एक मैगज़ीन छपती है, उनके एडिटर थे प्रयाग शुक्ल, तो उनका इंटरव्यू करा, तो हम करके बाहर आए, तो इरफ़ान भी आया होगा, तो वो तो पत्रकार वो घेरा हुआ, उसका वो इंटरव्यू चल रहा है, और वो न्यूज़ चैनल्स वाले, तो मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा, भीड़ थी, हम निकले, तो पीछे से आते, "रमन!" मैंने देखा, तो वो मेरी तरफ कर लिया उन्होंने, पता नहीं क्या इनके सर, तो इस तरह का वो और जो मेरे साथ टीचर्स आए हुए हैं, वो कहते सर को तो इरफ़ान भी नाम से जानता नाम है। से जानता है। और फिर यहाँ पे जो उसको अवार्ड मिला था, मुझसे दोस्ती करोगे एक फ़िल्म थी, तो एनएफडीसी की थी, बच्चों की थी, वो उसको कोई अवार्ड मिल गया था, तो अवार्ड सेरेमनी में सारे उनको पूरी टीम को बुलाते हैं, तब आया हुआ था, तब कहता मैं थक गया, रमन घर पे आ जाऊँ मैं, आजा। तो वहाँ के पिछला कमरा उसी में सोया हुआ रहा। अच्छा, आपके घर पे ही आ गए? हाँ, आ गया यही था। शादरा में? हाँ, हाँ, और अवार्ड सेरेमनी के लिए गाड़ी भिजवा दी, तब तो ऑटो भी नहीं मिलता था यहाँ पे शादरा में, अच्छा, तब तो ऑटो भी नहीं मिलता था। तो इस प्रकार का वो बहुत ही मतलब मतलब एकदम ग्राउंड कनेक्टेड। ग्राउंड का है। और बाद में भी अभी जब इसकी फ़िल्म थी कौन-सी सात खून माफ़, और 2 फ़िल्में साथ आई थी, तो एक दिन फ़ोन आता है, मैं बाहर से आया हूँ और कहता है कि पहचानो मैं कौन हूँ? मैंने कहा कोई भी हो, मुझे क्या मतलब है, नाम बता, मैं फ़ोन काटूँ। तो मेरी वाइफ़ भी कहा कि आप तमीज़ से तो बात करो, कोई किसी का कोई जान पहचान, किसी का फ़ोन आ सकता है, और वो उस पे था मोबाइल पे नहीं, लैंडलाइन पे। अच्छा, तो बच्चे भी थे, तो कहा था कि अरे मैं इरफ़ान बोल रहा हूँ। मैं कहा बता कि वो फिर, तो इस तरह की काफ़ी उसकी यादें हैं। मज़ाक मस्ती हाँ, तो करते वो थे। एक्टर वो निकला, बस एक निकला, उसको मैं कह सकता हूँ तो कि एक छाप है मन पे। हाँ, मतलब वो एक अच्छा इंसान भी रहा, और मतलब अच्छा एक्टर भी था, उसने किरदार पसंद थी उसकी उनकी एक्टिंग आपको? उसकी, हालाँकि मैं मतलब मुझे उम्मीद थी कि इसके आगे कुछ चीज़ें और हैं, जब वो रियली में वो एक ग्रेट एक्टर बनेगा। मतलब स्किलफुल एक्टर था, स्किलफुल एक्टर तो बन गया था, लेकिन अभी जो जिसमें कह सकते हैं कि ये महान अभिनेता बन गया है, उसकी थोड़ी-सी, लेकिन भगवान ने उसको ज़्यादा उम्र नहीं दी। और भी लोग हैं किरदारों में, मतलब जैसे अभी नया जो ग्रुप है हमारा, उसमें अभी तुषार बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुषार ने चीज़ों को ग्रास्प किया है। ऐसे मेरी बेटी है श्रेया, मैं इस मामले में बस न्यूट्रल होके मैं इवैल्यूएशन करता हूँ जब करता हूँ, तो उसने भी चीज़ों को पकड़ा है। आपकी बेटी तो अभी लंदन में हाँ, उसका थिएटर कर रही है ना? हाँ, थिएटर कर रही है, और वो उसने एमएफए रूस ब्रोफूड में वो क्रैक कर लिया उसने, लैम्ब्डा क्रैक कर लिया, फिर लैम्ब्डा जो कोई पैसे नहीं थे तो अपनी उसमें गई। तो वो किरदार तो कैरेक्टर्स तो बहुत। अच्छा, आपका जो नाटक वाला जो ग्रुप है, उससे आज के जो थिएटर के लोग हैं जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? मतलब कोई हमारे पास देखो कोई सोशल मीडिया ही है, उस पे हम कई बार डाल देते हैं कि भई आप आओ, जो भी अच्छा। एक्टर करना चाहो, सीखना चाहो, आप आ सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। तो पहले हमारे पास जगह की कमी है, क्योंकि हम वो प्रोफ़ेशनल इसको स्वरूप नहीं देना चाहते कि पैसे लें, आप 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए,
आपको हम बॉडी एक्सरसाइज सिखाएंगे, वो वोकल, ये सब फिजूल बातें हैं। असल में एक्टर को एक मेथड में डालना होता है, उस मेथड में डाल के ही वो एक्टर अपने आप की चीज़ें सोच के कर सकता है। इसको ये आजकल मेथड एक्टिंग कर रहे हैं, जो स्टानिस्लावस्की का नाम लेके किताबें लेकर कर रहे हैं, वो नहीं है। मतलब मेरा अभिप्राय कि एक्टर को अपनी तल्लीनता में ला ले आए और उसको फिर उसका अपना क्या मेथड बनता है एक कैरेक्टर के लिए तैयार होने के, वो खुद करे। वो खुद करेगा। लेकिन जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी दूसरी एक्टिंग की टेक्निक्स हैं, वो हम उसको भरदा की, तो अब उसकी उस पर कि कहाँ पे कौन सी अप्लाई करेगा। जैसे कि आर्मी का सिपाही होता है, उसको हैंड ग्रेनेड भी सिखाता है, बंदूक सिखाता है, और वो खुखरी मारना भी सिखाता है कि भाई जब वैन एंड वेयर जब ज़रूरत हो उसको वो अप्लाई करे और वो स्वीकार करे। तो इस तरह का है। तो पहले हम लोग दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बैक साइड में रिहर्सल किया करते वहाँ रिहर्सल करते थे, वहाँ चांदनी चौक। चांदनी चौक। फिर हमें DPL में हमें थी सुधा पालीवाल, उन्होंने हमें देखा कि कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप हॉल में करिए, जिस दिन हॉल बुक नहीं हुआ आप वहाँ करिए और कंपाउंड में करिए। तो हम कंपाउंड में हमें दे दिया उन्होंने, और 2 साल हम वहाँ करते रहे, बल्कि वहाँ पे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट की। बदले में हम उनके लिए कभी बच्चों के दिन आए तो हम बच्चों के साथ नाटक कर लिया, कभी दिवाली पे कोई करना तो वो एक्टिविटीज़ कर ली बच्चों के साथ, वो हम किया करते थे। कभी सफाई पे उन्होंने कहा हमें नुक्कड़ नाटक चाहिए, मैंने कहा नुक्कड़ नाटक तो नहीं होता है कि जी आप प्रचार नाटक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पर कर सकते हो, कर लेंगे। तो हमने रेलवे स्टेशन पे किया, फिर बाद में उन्होंने हमें पूरे दिल्ली कर दिया कि आप पूरी दिल्ली में घूम के सफाई पे प्ले कीजिए, हमने किया। अच्छा, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा पीस है जिसको आप जो आप मतलब आप जब करते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं, आपको वो पूरा डायलॉग याद है, वो पूरी एक-एक इमोशंस, एक-एक जेस्चर्स, एक-एक चीज़ याद है, तो आप वो कर सकते हैं हम, वो तो बहुत असल अच्छा में रहेगा हम लोग। असल में कई जो मैं करता हूँ मुझे असल में याद रहती है, मेरी मेमोरी में है। परंतु मैं कोई आप पीस सुनना चाह रहे हैं तो 2-3 तरह के जो मुझे अभी याद आ रहे हैं मैं बता सकता हूँ। एक तो आषाढ़ का एक दिन मैंने कालिदास का रोल किया था, तो उसमें वो फर्स्ट जो है वो एक घायल हिरण के बच्चे को लेके आता है। जैसे तो पंजाबी में था, तो मैं शायद हिंदी में बोल दूँ क्या हो जो भी है। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हो गया, हम पीड़ा सह सकते हैं। अगर एक बाण जान ले सकता है तो प्यार का कोमल स्पर्श जान दे भी सकता है। वाह! ये वो था पंजाबी में था वो असल में, ऐसे जीवांगे हिरलौटिया जीवांगे, इस तरह का। एक जसमा उड़न एक प्ले था, उसमें हमने एक बारोट जो दरबारी कवि का रोल किया था, उसका सुना देता हूँ। वो ये शुरुआत में आके वो बोलता है चाचर जावा यात्रा भली जोत जगे जगमग, घड़ा गुणी जन रम गया उनके पग की रग। भवाई करें मिल भक्ति से अम्बा हे महाईश, और ज्यादा कम यदि बोल दे तो मत करना भाई रीस। भाड़ चारण कविजन भले दुर्मत सबकी हरे, तो वर्ण 58 एक कर खेल भवाई करे। जैसा जिसका रूप रंग वैसा ही आए, और जैसा जिसका रूप रंग रस वैसा ही पाए। गया विदेश जन घर आवे, और घर आए विद्या यदि हर दिन पाठ करे। और बैर पुराना भी गले यदि मन से प्रीत करे। पर गया ना आवे जोबना, और अवसर बीता काज का। कहें कभी उपाय नहीं जब पानी उतरे लाज का। पूरा दिन जो अलग रहे काहू से नाही मिले, भवाई सुन निंदा करे अम्बा वाको नाश करो। जोग माया जस दे भला रंगला, हाँ रमता करो। ये शुरुआत में रंगला और माया कैसा आके कर। बात को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। बहुत आपने हमें समय दिया और बहुत शानदार बातचीत रही आपसे, और हम चाहते हैं कि लगातार आप हमारे साथ यूं ही बने रहें पॉडकास्ट में। आगे भी बहुत सारी एक्टिंग पे और थिएटर पे हम गहरी बातचीत करें अपने दर्शकों के लिए। शुक्रिया आपका, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतना बहुत एक विस्तार किया बातों का, एक गाने आपने बताए जो चीज़ें हमें मालूम भी नहीं थी, जो पीस आपने करके दिखाए वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, तुलनीय है, कि कोई तुलना नहीं की जा सकती। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू रनी।
और आपने मुझे मौका दिया अपने आप को अभिव्यक्त करने का। एक एक्टर को एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है जहाँ वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, और आपने इतना सुंदर मौका दिया, इतना धैर्य से सुना और आपने उसको पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों का भी शुक्रिया। जाते-जाते अगर 2 लाइन आप किसी फ़ोक की ओके, मैं क्योंकि राजस्थान से हूँ, तो अभी जो भी याद आया वो सुना सुना हमारे एक जल्ला एक गीत गाते हैं, गर्मियों के दिनों में गाते हैं वो। वो ये है, जल्ला रे आंबलिया पाक्या ने अब रुत आई रे, मारी जोड़ी राजलाल ओ मिर्गा नैणी रा जलाल, आंबलिया पाक्या ने अब रुत आई रे जला। जला रे सैरा मायलो सैर भलो जो धाणो रे, मारी जोड़ी राजलाल ओ मिर्गा नैणी रा जलाल, सैरा मायलो सैर भलो जो धाणो रे जला। शुक्रिया। थैंक यू।